दोस्तों, ऑथर कहते हैं, अक्सर मैं लोगों को कहते सुनता हूँ, मैं तो अमीर बनने के बजाय खुश रहना चाहूँगा। ये बात मुझे हमेशा बड़ी अजीब लगी। मैं अमीर भी रहा हूँ और गरीब भी, दोनों ही आर्थिक स्थितियों में मैं खुश भी रहा हूँ और दुखी भी। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि उन्हें खुशी और अमीर में से किसी एक को चुनना होगा। ऑथर कहते हैं, जब मैं ऐसी सोच पर विचार करता हूँ तो मेरे ख्याल से लोग दरअसल ये कहना चाहते हैं कि मैं अमीर बनने के बजाय सुरक्षित और आरामदेह महसूस करना चाहूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि असुरक्षित या असहज होने पर वो खुश नहीं होते। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं अमीर बनने की खातिर असुरक्षित और असहज महसूस करने के लिए तैयार था। मैं अमीर भी रहा और गरीब भी, मैं खुश भी रहा और दुखी भी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब मैं गरीब और दुखी था तो मैं उससे ज़्यादा दुखी था जब मैं अमीर और दुखी था। ऑथर कहते हैं, पैसा आपको सुखी नहीं बनाता है। हालांकि इस बात में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि जब मेरे पास पैसा होता है तो मैं काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे अपने जेंस की जेब में $10 का नोट मिला। हालांकि नोट सिर्फ $10 का था, लेकिन इसका मिलना बड़ा अच्छा लगा। पैसों के मामले में कम से कम मेरा तो यही अनुभव है। जब मेरे पास पैसा आता है तो मैं खुशी महसूस करता हूँ, और जब मेरे पास से पैसा जाता है तो मैं दुखी महसूस करता हूँ। आप में से कुछ लोगों को अपनी सच्ची भावनाओं तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने जीवन साथी या मार्गदर्शक से गंभीरता से बातचीत करें, लाभ और हानि की सूचियाँ बनाएं। आपकी निजी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये जानने के बाद आप आगे चलकर कई दुखद डिसीजन और बेचैन रातों से भी बच जाएंगे। अमीर डैडी और गरीब डैडी में कई अंतर थे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक अंतर संसार को देखने के उनके दृष्टिकोण में था। मेरे गरीब डैडी हमेशा आर्थिक अभाव वाला संसार देखते थे। उनका ये दृष्टिकोण तब नजर आता था जब वो कहते थे, क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहाँ पैसों का पेड़ लगा है, या तुम्हें लगता है मैं पैसों का बना हुआ हूँ, या मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। अमीर डैडी के साथ रहते समय मुझे एहसास होता था कि उन्हें एक बिल्कुल ही अलग संसार दिखता था। वो बहुत ज़्यादा पैसों वाले संसार को देखते थे। उनका ये दृष्टिकोण तब नजर आता था जब वो कहते थे, पैसों की चिंता मत करो, अगर हम सही काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। तुम जिस भी चीज़ को चाहते हो उसे पाने के लिए कभी भी पैसों की कमी का बहाना मत बनाओ। 1973 में अमीर डैडी ने एक सबक के दौरान कहा था, पैसों की सिर्फ दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक समस्या ज़रूरत से कम पैसा होना, दूसरी समस्या बहुत ज़्यादा पैसा होना। तुम इसमें से किस तरह की समस्या चाहते हो? अधिकतर लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जहां ज़रूरत से कम पैसों की समस्याएं रहती हैं। क्योंकि धन सिर्फ एक विचार है, इसीलिए अगर आपका विचार ये है कि संसार में पर्याप्त पैसा नहीं है तो यही आपकी हकीकत बन जाएगा। मेरे दो डैडी होने का एक लाभ ये भी था कि मैं दोनों तरह की समस्याओं को देख सकता था, और मेरा विश्वास करें, दोनों ही अपने आप में समस्याएं हैं। मेरे गरीब डैडी के पास हमेशा ज़रूरत से कम पैसे होने की समस्याएं रहती थी, जबकि अमीर डैडी के पास बहुत सा पैसा होने की समस्याएं रहती थी। इस अजीब स्थिति पर अमीर डैडी ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, जो लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, जैसे विरासत से बड़ा जैकपॉट लग जाने पर या लॉटरी जीतने पर, वो जल्दी ही दोबारा गरीब बन जाते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से वो बस उसी संसार को जानते हैं जिसमें पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसीलिए वो अचानक मिली सारी दौलत गंवा देते हैं और लौटकर पैसों के उस एकलौते संसार में चले जाते हैं जिसे वो जानते हैं, और वो संसार है ज़रूरत से कम पैसे होने का संसार। ऑथर कहते हैं, मुझे खुद इस विचार को झटका देने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कि ये संसार एक ऐसा संसार है जिसमें पर्याप्त पैसे नहीं हैं। 1973 के बाद अमीर डैडी ने मुझे पैसे, काम करने और अमीर बनने संबंधी अपने विचारों के बारे में बहुत जागरूक बनाया। अमीर डैडी सचमुच मानते थे कि गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि यही वो इकलौता संसार है जिसे वो जानते हैं। अमीर डैडी कहते हैं, धन के बारे में आपके भीतर जो भी सच्चाई होगी वही बाहरी जीवन में भी धन की सच्चाई होगी। आप बाहर की सच्चाई को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप पहले धन संबंधी अपने अंदरूनी सच्चाई को ना बदल लें। अमीर डैडी ने अभाव के कुछ कारण और उन्हें लोगों के नज़रियों पर पड़ने वाले असर से जोड़ दिया। आपको जितनी अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है, आपके जीवन में उतना ही ज़्यादा अभाव होता है। ऑथर कहते हैं, मैं अपने दोनों डैड के नज़रियों के फ़र्क को देख सकता था। मेरे असल डैडी ने मुझे हमेशा सुरक्षित तरीके से खेलने और सुरक्षा चाहने के लिए प्रोत्साहित किया था। मेरे अमीर डैडी ने मुझे हमेशा योग्यताएं विकसित करने और सृजनात्मक बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, तो वो सिक्के का सिर्फ
एक ही पहलू देखता है। जिस पल आप पूछते हैं मैं इसका खर्चा कैसे उठा सकता हूँ, उस पल आप दूसरे पहलू को भी देखना शुरू करते हैं। समस्या ये है कि अगर लोग दूसरे पहलू को देख भी लेते हैं तब भी वो सिर्फ इसे अपने आंखों से ही देखते रहते हैं। इसीलिए गरीब लोग अमीरों के बाहरी और ऊपरी काम को तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते हैं कि अमीर लोग अपने दिमाग के भीतर क्या कर रहे हैं। अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि किसी बहुत अमीर आदमी के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। ऑथर कहते हैं, मैंने अमीर डैडी से पूछा कि लॉटरी जीतने वाले लोग आमतौर पर दोबारा सड़क पर क्यों आ जाते हैं। उनका जवाब था, देखो, अचानक बहुत सा पैसा मिलने के बाद भी अगर कोई दोबारा गरीब हो जाता है तो उसका कारण ये है कि वो सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख सकता। वो पैसों को उसी तरह संभालता है जिस तरह हमेशा से संभालता था। उसे सिर्फ वही संसार दिखता है जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो सबसे सुरक्षित काम कर सकता है वो ये है कि वो अपने पैसों को बैंक में रख दें और उसके ब्याज पर जिंदा रहें। जो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देख सकते हैं वो उस पैसे को तीव्र और सुरक्षित तरीके से कई गुना कर सकता है। वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उन्हें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखता है जहाँ बहुत ज़्यादा पैसों का संसार है। वो ज़्यादा तेज़ गति से दूसरी तरफ पहुँचने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग तेजी से ज्यादा गरीब बनने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। 1980 के दशक के अंत में जब अमीर डैडी पूरी तरह से रिटायर हो गए और उन्होंने अपना साम्राज्य माइक को सौंप दिया तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के अंत में अमीर डैडी ने कहा, मैंने इतने वर्षों तक माइक को वो इंजन बनाने का परीक्षण किया था जो इतना पैसा उत्पन्न कर सके। अब जब मैं रिटायर हो गया हूँ तो वो मेरे बनाए इंजन को चला रहा है। मैं अब पूरे विश्वास के साथ रिटायर हो सकता हूँ। इसका कारण ये है कि माइक न सिर्फ ये जानता है कि इंजन को कैसे चलाना है, बल्कि वो ये भी जानता है कि अगर ये खराब हो जाए तो इसे ठीक कैसे करना है। अधिकतर अमीर बच्चे अपने माता पिता का पैसा गंवा देते हैं। हालांकि वो भारी दौलत में पले बड़े हैं, लेकिन वो कभी सचमुच सीख ही नहीं पाते हैं कि इंजन कैसे काम करता है या उसके खराब होने पर उसे कैसे ठीक करना है। वास्तव में बहुत से अमीर बच्चे तो खुद ही इंजन को खराब कर देते हैं। वो सिक्के के अमीर पहलू में पले बड़े होते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सीख पाते हैं कि उस पहलू तक पहुँचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरे मार्गदर्शन से तुम्हारे ये ट्रांसफॉर्मेशन करने और दूसरी तरफ पहुँचने का अवसर है। ऑथर कहते हैं, जब भी मुझे पैसों की कमी के कारण अपने दिल और पेट में दहशत का ज्वार महसूस होता था तो अमीर डैडी मुझसे एक अभ्यास करने को कहते थे। वो मुझे बस ये कहलवाते थे, पैसों की दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक समस्या है पर्याप्त पैसा ना होना और दूसरी समस्या है बहुत ज़्यादा पैसा होना। मैं कौन सी समस्या चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप पर $1 अरब के करीब व्यक्तिगत कर्जा था और उनकी कंपनी पर $9 अरब का कर्जा। एक इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि क्या वो चिंतित थे। उन्होंने जवाब दिया, चिंता करना समय की बर्बादी है। चिंता करने से इन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में काम करने की राह में बाधा आती है। मैंने गौर किया कि लोगों के अमीर न होने का एक प्रमुख कारण ये है कि वो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगे ही नहीं। अमीर डैडी का सबक नंबर 2 था मानसिक रूप से दोनों संसारों को देखने का चुनाव करना था, पैसों की कमी वाला संसार और बहुत ज़्यादा पैसों वाला संसार। बाद में अमीर डैडी ने वित्तीय योजना का महत्व बताया। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तब भी आपके पास एक वित्तीय योजना होनी चाहिए। आपके पास तब भी एक वित्तीय योजना होनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। अमीर डैडी ने कहा था, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे के लिए कोई योजना नहीं है तो तुम अपना सारा पैसा गंवा दोगे और उस एकमात्र योजना पर लौट जाओगे जिसे तुम जानते हो, जिसे 90% जनसंख्या जानती है, और वो संसार है पैसों की कमी का संसार। अमीर डैडी ने कहा था, कोई व्यक्ति जितनी ज़्यादा सुरक्षा चाहता है उसे अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा अभाव मिलेगा। सुरक्षा और अभाव साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जो लोग नौकरी की सुरक्षा या गारंटी चाहते हैं वो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में समृद्धि कम ही होती है। 90-10 का नियम सही साबित होता है। इसका कारण ये है कि अधिकतर लोग अपना जीवन वित्तीय योग्यताओं को बढ़ाने के बजाय अधिक सुरक्षा की खोज में बिता देते हैं। आपकी वित्तीय योजनाएं जितनी ज़्यादा होती हैं आपको जीवन में उतनी ही ज़्यादा समृद्धि मिलेगी। ऑथर कहते हैं, मुझसे अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मेरे पास निवेश करने के लिए $10,000 हैं। आपके हिसाब से मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए? इस पर मेरा सामान्य सा जवाब होता है कि आपके पास कोई योजना है?
कुछ महीनों पहले मैं सैन फ्रांसिस्को के एक रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम दे रहा था। कार्यक्रम निवेश पर था और एक बहुत लोकप्रिय स्थानीय शेयर दलाल इसकी मेजबानी कर रहा था। एक श्रोता का फोन आया जो निवेश संबंधी सलाह चाहता था। उसने कहा, मेरी उम्र 42 साल की है, मेरे पास अच्छी नौकरी है लेकिन पैसा नहीं है। मेरी माँ का एक मकान है जिस पर काफ़ी कर्ज मिल सकता है। मकान की कीमत लगभग $8 लाख है और उस पर सिर्फ $1 लाख का कर्ज है। उनका कहना यह है कि मेरे निवेश के खातिर वो मकान पर कुछ और कर्ज ले लेंगे। आपके हिसाब से मुझे किस में निवेश करना चाहिए, शेयरों में या जमीन जायदाद में? एक बार फिर मेरा जवाब वही था। क्या आपके पास कोई योजना है? मुझे योजना की ज़रूरत नहीं है, उधर से जवाब आया। मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस में निवेश करूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अचल संपत्ति का बाजार बेहतर है या शेयर बाजार। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई योजना है? मैंने एक बार फिर पूरी विनम्रता से पूछा। मैंने आपको बताया ना कि मुझे किसी योजना की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन करने वाले ने कहा, मैंने बता तो दिया कि पैसे मेरी माँ देगी, इसीलिए मेरे पास पैसे हैं, इसीलिए मुझे किसी योजना की ज़रूरत नहीं है। मैं निवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा बाजार बेहतर है, शेयर बाजार या अचल संपत्ति का बाजार। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मुझे अपनी माँ का कितना पैसा खुद के मकान पर खर्च करना चाहिए। यहाँ के एरिया में कीमतें इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं कि मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। ऑथर कहते हैं, मैंने अगला डिसीजन लेते हुए पूछा, अगर आप 42 साल के हैं और आपके पास अच्छी नौकरी है तो फिर ऐसा क्यों कि आपके पास कोई पैसा नहीं है? अगर आप अपने माँ के मकान पर कर्ज लेते हैं और आपका निवेश डूब जाता है तो क्या वो अतिरिक्त कर्जे के साथ घर की किस्त चुका सकती हैं? अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या बाजार लुढ़क जाता है तो क्या आप नए मकान का कर्जा उठा सकते हैं? अगर आप इसे उतने में न बेच पाएँ जितने में आपने इसे खरीदा था तो क्या होगा? लगभग 4 लाख ऑडियंस ने उसका जवाब सुना। उसने कहा, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तो सोचा था कि आप एक निवेशक हैं। मुझे निवेश संबंधी सलाह देने के लिए आपको मेरे निजी जीवन की चीर-फाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरी माँ को बीच में न लाएं। मैं व्यक्तिगत सलाह नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस निवेश की सलाह चाहता हूँ। ऑथर कहते हैं, मैंने अपने अम्मी डैडी से जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे उनमें से एक ये था, निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं है बल्कि एक योजना है। उन्होंने आगे कहा था, निवेश एक निहायत व्यक्तिगत योजना है। निवेश पर एक सबक के दौरान उन्होंने पूछा था, क्या तुम जानते हो कि इतने अलग अलग किस्म के कार और ट्रक क्यों बनते हैं? मैंने कुछ समय तक इस बारे में सोचा और आखिरकार जवाब दिया, मुझे लगता है कि इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं और लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। एक अकेले आदमी को 9 यात्रियों वाली बड़ी स्टेशन वैगन की ज़रूरत शायद ना हो, लेकिन 5 बच्चों वाले परिवार की इसकी ज़रूरत होगी। कोई किसान 2 सीट वाली स्पोर्ट्स कार के बजाय पिकअप ट्रक को ज़्यादा पसंद करेगा। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। इसीलिए अक्सर निवेश उत्पादकों को निवेश वाहन भी कहा जाता है। ऑथर कहते हैं, मैंने आगे कहा, अच्छा मैं समझ गया। आपके लिए निवेश एक योजना है, एक ऐसी योजना जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से वहां तक ले जाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मैंने अमीर डैडी के अंतरों को समझने की पूरी कोशिश की। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या आप ये पता लगाने में समय निवेश करना चाहते हैं कि आप आज आर्थिक दृष्टि से कहां पर हैं और आप आर्थिक दृष्टि से कहां पर पहुंचना चाहते हैं? इसके बाद क्या आप ये लिखने के लिए इच्छुक हैं कि आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएं? इसके अलावा हमेशा याद रखें कि किसी भी योजना को दरअसल तब तक योजना नहीं कहा जा सकता जब तक कि आप इसे लिख ना लें और किसी दूसरे को ना दिखा दें। ऑथर कहते हैं, आप अमीर बनने की योजना बना रहे हैं या गरीब बनने की योजना बना रहे हैं? सबसे पहले हम रॉबर्ट कियोसाकी और रिच डैड के बीच होने वाली बातचीत को सुनने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर लोग गरीब बनने की योजना बना रहे हैं, अमीर डैडी ने कहा। क्या? मैंने हैरत में जवाब दिया, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो बस लोगों की कही बातों को सुनता हूँ और लोग यही कहते हैं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखना चाहते हो तो बस उसके शब्दों पर गौर करो। शब्दों की शक्ति पर अमीर डैडी का सबक बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने पूछा था, क्या तुमने किसी को ये कहते सुना है कि पैसा बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है? ऑथर कहते हैं, मैं फ्रिज से 2 सॉफ्ट ड्रिंक निकालने के लिए खड़ा हुआ और बोला, हाँ मैं इसे हर समय सुनता रहता हूँ। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देखो, पैसा बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, ये विचार बकवास है, खास तौर पर तब जब कोई व्यक्ति अधिक पैसे चाहता हो, अमीर डैडी ने कहा। अमीर डैडी को उनका सॉफ्ट ड्रिंक थमाते हुए मैं बोला, मैं समझ नहीं पाया, आपका मतलब पैसा बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं।
अम्मी डैडी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, पैसे बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती है जो हम सभी के पास पहले से ही मौजूद है और जिसे हासिल करना पैसों से भी काफ़ी कम महंगा होता है। वास्तव में कई मायने में इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें मुफ्त में मिलती है। ये सब सुनने के बाद मेरी जिज्ञासा जाग गई, लेकिन वो मुझे ये बात बताने को तैयार ही नहीं थे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें मुफ्त में मिलती है। इसके बजाय निवेश पर सबक खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक काम सौंप दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे दोबारा मिलने से पहले तुम एक दिन अपने डैडी को डिनर पर इनवाइट करो। लंबे धीमे चलने वाले डिनर पर मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे समय उनके शब्दों पर खास ध्यान दो। उनके शब्द सुनने के बाद उस संदेश पर ध्यान देना जो उनके शब्द भेज रहे हैं। ऑथर कहते हैं, इस समय तक मुझे आदत पड़ चुकी थी कि मैं अमीर डैडी के सौंपे अजीब व गरीब काम को चुपचाप कर दूं, भले ही वो उस विषय से संबंधित ना दिखते हो जिस पर हम चर्चा या अध्ययन कर रहे थे। बहरहाल वो पहले अनुभव और बाद में सबक की अवधारणा में दृढ़ विश्वास रखते थे। इसीलिए मैंने अपने अमीर डैडी को फ़ोन करके प्रिय रेस्टोरेंट में डिनर की तारीख तय कर ली। लगभग एक सप्ताह बाद अमीर डैडी और मैं दोबारा मिले। उन्होंने पूछा, डिनर कैसा रहा? एकदम दिलचस्प, मैंने जवाब दिया। मैंने अपने गरीब डैडी के उनके शब्दों के चयन, शब्दों के अर्थ और शब्दों के पीछे के विचार सुने। और तुमने क्या क्या सुना? अमीर डैडी ने कहा। मैंने सुना मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये बात तो मैंने ज़िंदगी में अधिकतर समय सुनी है। वास्तव में वो परिवार वालों से अक्सर कहते रहते थे। जिस पल मैंने स्कूल टीचर बनने का डिसीजन लिया, मैं जानता था कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। तो तुमने ये बात भी पहले सुनी थी? अमीर डैडी ने कहा। एक बार नहीं बल्कि बार बार सुना है, मैंने सर हिलाते हुए कहा। तुमने और क्या क्या बार बार सुना है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, क्या तुम सोचते हो कि हमारे यहाँ पैसों के पेड़ लगे हैं? क्या तुम सोचते हो कि मैं पैसों का बना हुआ हूँ? अमीर लोग दूसरों की उस तरह परवाह नहीं करते हैं जिस तरह मैं करता हूँ। पैसे कमाना मुश्किल होता है और मैं अमीर बनने के बजाय सुखी बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। अमीर डैडी ने पूछा, अब तुम्हें समझ में आया मेरा क्या मतलब था? कि तुम लोगों के शब्द सुनकर उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हो। सर हिलाते हुए मैंने कहा, मैंने एक और बात पर भी गौर किया है। वो क्या है? अमीर डैडी ने पूछा। आपकी शब्दावली व्यवसायी और निवेशक की है, जबकि मेरे डैडी की शब्दावली तो स्कूल टीचर की है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा बनाने में पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें शब्दों की ज़रूरत होती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच का फ़र्क किसी व्यक्ति की शब्दावली में होता है। इंसान को ज़्यादा अमीर बनने के लिए बस अपने वित्तीय शब्दावली को बढ़ाना होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि अधिकतर शब्द मुफ्त में मिलते हैं। अमीर डैडी अक्सर कहते थे, शब्दों की परिभाषा न जानने से भी ज़्यादा फाइनेंशियल समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब आप किसी शब्द की गलत परिभाषा जानकर उसका उपयोग करने लग जाते हैं। और इसीलिए अमीर डैडी अक्सर कहते थे, पैसा बनाने में पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। पैसा बनाने और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसों को कायम रखने के लिए बस अमीर आदमी की शब्दावली की ज़रूरत होती है। अमीर डैडी के इस सबक के बाद मैं दूसरों के शब्द गौर से सुनने लगा। अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ना जाने क्यों अधिकतर लोग अवचेतन रूप से गरीब बनने की योजना में जुटे रहते हैं। आज मैं अक्सर लोगों के मुँह से ये सुनता हूँ, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी, और ये हकीकत में कम हो जाती है। वो अक्सर ये भी कहते हैं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, इसीलिए मुझे कम आमदनी की ज़रूरत होगी। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता है। हालांकि कुछ खर्चे कम हो सकते हैं, लेकिन दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं, और अक्सर ये खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बहुत बूढ़े होने पर नर्सिंग होम सेवा का खर्चा। अगर वो बहुत बूढ़े होने लायक खुशकिस्मत हो तो बुजुर्ग के लिए औसत नर्सिंग होम की लागत आज कई लोगों की मासिक आमदनी से भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरे लोग कहते हैं, मुझे योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑफिस का रिटायरमेंट और मेडिकल प्लान है। ऐसी सोच के साथ समस्या ये है कि निवेश योजना में सिर्फ निवेश और धन ही शामिल नहीं होता है, इसमें इससे भी अधिक शामिल होता है। निवेश करना शुरू करने से पहले वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इन आवश्यकताओं में कॉलेज की शिक्षा, रिटायरमेंट, चिकित्सा की लागत और दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा शामिल है। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, युवा होने में समस्या ये है कि आप ये नहीं जानते कि बूढ़ा होने पर कैसा महसूस होता। अगर आपको पता होता कि बूढ़ा होने पर कैसा महसूस होता तो आप अपने वित्तीय जीवन की योजना अलग तरीके से बनाते। उन्होंने ये भी कहा था, कई लोगों के साथ समस्या ये है कि वो सिर्फ रिटायरमेंट तक की ही योजना बनाते हैं। रिटायरमेंट तक की योजना बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको रिटायरमेंट से काफ़ी आगे तक की योजना बनाने की ज़रूरत है।
अगर आप अमीर हैं तो आपको अपने बाद कम से कम 3 पीढ़ियों तक के लिए योजना बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जाने के बाद आपका पैसा भी जा सकता है। इसके अलावा अगर इस धरती से आपके जाने के बाद आपके पैसे के लिए आपकी कोई योजना नहीं है तो सरकार के पास है। हम अपने मौन और महत्वहीन लगने वाले विचारों पर करीब से गौर नहीं करते। अमीर डैडी ने कहा था, हम जोर से जो कहते हैं वो हमारे जीवन को तय नहीं करता है। सबसे अधिक शक्ति तो उन शब्दों में होती है जो हम खुद से फुसफुसाकर कहते हैं। अमीर डैडी शब्दों के मामले में बहुत सावधानी बरतने पर जोर देते थे। वो अक्सर कहते थे, शब्द विचार बनते हैं, विचार वास्तविकता बनाते हैं और वास्तविकताएं जीवन बनाती हैं। अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के बीच बुनियादी फर्क उन शब्दों का होता है जिनका वो इस्तेमाल करता है। अगर आप किसी व्यक्ति की बाहरी हकीकत को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको उस व्यक्ति की अंदरूनी हकीकत को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपके पास अच्छी योजना है और आप उस पर अमल करते हैं तो आप अपना आप अमीर बनते हैं। अमीर डैडी ने भी मुझसे ऐसी ही बात कही थी। जो लोग खुद को निवेशक मानते हैं उनमें से अधिकतर एक दिन पैसा बनाते हैं और फिर एक सप्ताह बाद उसे गंवा देते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुल मिलाकर वो पैसे ना गंवाएं, लेकिन वो पैसे कमा नहीं पाते हैं। इसके बावजूद वो खुद को निवेशक मानते हैं। ऑथर कहते हैं, बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि निवेश वो नहीं है जो अधिकतर लोग इसे मानते हैं। उन्होंने कहा था, कई लोग सोचते हैं कि निवेश एक रोमांचक प्रक्रिया है जहां बहुत सा नाटक होता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश का मतलब है बहुत सारा जोखिम, किस्मत, सही समय और जोरदार टिप्स। कुछ लोगों को लगता है कि वो निवेश के रहस्यमय विषय के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए वो अपना विश्वास और पैसा किसी ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर देते हैं जो उनके हिसाब से उनसे ज़्यादा ज्ञानी है। कई निवेशक ये साबित करना चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों से अधिक जानते हैं, इसीलिए वो खुद निवेश करते हैं और ये साबित करने के फिराक में रहते हैं कि वो बाजार से बेहतर परफॉर्म करके उसे हरा सकते हैं। हालांकि कई लोगों को ये निवेश लगता है, लेकिन मेरे लिए ये निवेश करना नहीं है। मेरे लिए तो निवेश एक योजना है, अक्सर अमीर बनने की एक बोझिल, नीरस और लगभग मशीनी प्रक्रिया। आप अपना समय ले सकते हैं। अब तक के जीवन के बारे में शांति से सोचें। शांति से सोचने में कई दिनों का समय लें, अगर ज़रूरत हो तो कई सप्ताह भी लगाएं। शांति के इन पलों में खुद से पूछें, मैं जीवन नामक इस उपहार से क्या चाहता हूँ। कुछ समय तक किसी दूसरे से इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम जब तक आपको पक्का ना हो जाए कि आप वो जान गए हैं जो आप चाहते हैं। अक्सर लोग या तो अनजाने में या फिर जानबूझकर दूसरों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते। वो तो उन पर वो इच्छाएं थोपना चाहते हैं जो वो खुद के लिए चाहते हैं। गहरे अंदरूनी सपनों के सबसे बड़े हत्यारे आपके मित्र और परिवार के सदस्य होते हैं, जो कहते हैं, बेवकूफ़ी मत करो, तुम ये नहीं कर सकते हो। याद रखें कि बिल गेट्स की उम्र 20 के आसपास थी जब उन्होंने $50,000 से शुरुआत की थी। आज वो संसार के सबसे अमीर आदमी हैं, जिसके पास $190 अरब हैं। यह बड़ा अच्छा रहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के विचार नहीं पूछे कि उनके हिसाब से उनके जीवन के लिए क्या संभव था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मेरा लक्ष्य ये था कि मैं 30 साल की उम्र से पहले मल्टी मिलियनेयर बन जाऊं। यह मेरी योजना का अंतिम परिणाम था। हालांकि मैंने 30 साल की उम्र तक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन समस्या ये थी कि मैंने तुरंत ही सारा पैसा गंवा दिया। उस अनुभव के बाद मैंने अपनी योजना में खामियां खोजी जिन्हें सुधारने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी रणनीति को बरकरार रखा। जब मैंने अपना पैसा गंवा दिया तो मुझे बस अनुभव से मिली सीख के अनुसार अपनी योजना सुधारने की ज़रूरत थी। फिर मैंने अपना लक्ष्य दोबारा तय किया और वो गोल था आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना और 45 की उम्र तक मिलियनेयर बनना। मैंने 47 की उम्र में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मुद्दे की बात यह है कि मेरी योजना वही रही। मैं तो बस अधिक सीखता गया और उसके हिसाब से अपनी योजना को बेहतर बनाता गया। तो आप अपनी खुद की योजना कैसे खोजें? जवाब है, किसी आर्थिक कोच या मार्गदर्शक से मदद लें जो पहले ही वो कर चुका है जो आप करना चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, किसी संभव लक्ष्य को तय करें। मैंने 5 वर्ष में मल्टी मिलियनेयर बनने का लक्ष्य तय किया था क्योंकि ये मेरे लिए संभव था। ये संभव इसलिए था क्योंकि अमीर डैडी मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। हालांकि वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई। मैंने बहुत सी गलतियाँ की जिस वजह से मैंने बहुत जल्दी सारा पैसा गंवा दिया। जैसा मैंने कहा था, अगर मैं बस अपने अमीर डैडी की योजना पर चला होता तो जीवन बहुत अधिक आसान होता। बहरहाल युवा होने के कारण मुझे चीज़ों को अपने तरीके से करना था। इसीलिए संभव लक्ष्यों से शुरुआत करें, फिर शिक्षा और अनुभव बढ़ने पर लक्ष्यों को बेहतर बनाएं या उन्हें आगे बढ़ाएं। हमेशा याद रखें कि मैराथन में दौड़ने से पहले चलकर शुरुआत करना सबसे अच्छा होता है। आप पहला कदम उठाकर अपनी खुद की योजना खोज सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से
मिलकर शुरुआत करें और संभव लक्ष्य तय कर लें, ये जानते हुए कि आपके बदलने पर लक्ष्य भी बदलेंगे। लेकिन योजना पर डटे रहें। अधिकतर लोगों के लिए अंतिम योजना होती है आर्थिक स्वतंत्रता का एहसास पाना, पैसों के लिए काम करने की दैनिक दासता से मुक्त होना। एहसास ये करें कि निवेश एक टीम खेल है। इस पुस्तक में मैं आपको आर्थिक टीम का महत्व बताऊंगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें चीज़ों को खुद के दम पर करने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ चीज़ों को बेशक आपको अपने दम पर करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार आपको एक टीम की ज़रूरत होती है। वित्तीय बुद्धि ये जानने में आपकी मदद करती है कि कब चीज़ों को अपने दम पर करना चाहिए और कब मदद मांगनी चाहिए। अमीर डैडी कहते थे, चाहे आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो या खुद के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने व्यवसाय का ध्यान खुद ही रखना होगा। और अगर आप अपने व्यवसाय का ध्यान खुद ही रखते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाली योजना धीरे धीरे प्रकट हो जाएगी। तो आप अपना समय लें, एक दिन में एक कदम उठाएं और आपके पास अच्छे अवसर हैं कि आप जीवन में जो चाहते हैं वो हर चीज़ आपको मिलती जाएगी। जैसा किसी ने एक बार कहा था, जिंदगी एक निर्मम शिक्षिका है। ये पहले आपको सज़ा देती है और फिर सबक सिखाती है। इसे पसंद करो या ना करो, यही सीखने का सच्चा प्रोसेस है। हम में से अधिकतर लोगों ने कहा है, अगर मैं तब वो जानता जो मैं अब जानता हूँ तो जीवन अलग होता। तो मेरे लिए अपनी योजना का अनुसरण करने पर ठीक यही हुआ। ऑथर कहते हैं, मेरी योजना बुनियादी तौर पर वही है, मगर ये बहुत अलग है क्योंकि मैं अलग हो गया हूँ। मैं आज वो नहीं करूँगा जो मैंने 20 साल पहले किया था, मगर ये बात भी है कि मैंने 20 साल पहले जो किया था, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं आज वहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ, और वो नहीं जानता जो मैं आज जानता हूँ। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे, कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। मेरे अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम सुरक्षित और आरामदेह बढ़ना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना और पैसे बचाना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर तुम अमीर बढ़ना चाहते हो तो शायद कड़ी मेहनत करने और पैसे बचाने से तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। इसके अलावा जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे बचाते हैं, अक्सर वही लोग कहते हैं निवेश खतरनाक है। कई कारणों से अमीर डैडी ने माइक और मुझे बार बार बताया था कि कड़ी मेहनत करना और पैसे बचाना वो तरीका नहीं था जिससे वो अमीर बने। वो जानते थे कि कड़ी मेहनत करना और पैसे बचाना आम लोगों के लिए तो अच्छा था, लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं जो अमीर बनना चाहता था। 3 कारणों की वजह से वो अमीर बनने के लिए एक अलग योजना बनाने की सलाह देते थे। पहला कारण, वो कहते थे जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे बचाते हैं उन्हें अमीर बनने में मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि वो कर का ज़्यादा हिस्सा चुकाते हैं। सरकार उन लोगों पर तब कर लगाती है जब वो कमाते हैं, जब वो बचाते हैं, जब वो खर्च करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कड़ी मेहनत करने और पैसे बचाने से अधिक फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है। दूसरा कारण है, अमीर बनने के लिए अमीर डैडी एक अलग योजना की सलाह देते हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे बचाते हैं वो अक्सर निवेश को खतरनाक मानते हैं। जो लोग सोचते हैं कि चीज़ें खतरनाक हैं वो अक्सर कोई नई चीज़ सीखने के अवसर को गंवा देते हैं। तीसरा कारण ये था कि जो लोग कड़ी मेहनत और बचत में विश्वास करते हैं तथा निवेश को खतरनाक मानते हैं वो शायद ही कभी सिक्के के दूसरे पहलू को देख पाते हैं। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, निवेश एक ऐसा विषय है जिसके बुनियादी सिद्धांत आप जीवन भर सीख सकते हैं। उनका मतलब ये था कि शुरुआत में ये जटिल नज़र आता है लेकिन बाद में सरल हो जाता है। आप इस विषय को जितना ज़्यादा सरल बना लेते हैं और जितनी ज़्यादा बुनियादी बातें सीख लेते हैं आप उतने ही ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, वो भी जोखिम कम करके। अधिकतर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है समय का निवेश करना। अमीर डैडी कहते हैं, समय तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर तुम अपने समय का निवेश नहीं करना चाहते हो तो अपनी निवेश पूंजी उन लोगों के हवाले कर दो जो तुम्हारी चुनी हुई निवेश योजना पर चल रहे हैं। अमीर बनने के सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने समय का निवेश करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं, यदि आप निवेशक बनकर अमीर बनना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अच्छा ज्ञान होना न्यूनतम आवश्यकता है। ये न सिर्फ आपके सुरक्षा घटक को बेहतर बनाएगा बल्कि ये कम समय में ज़्यादा पैसे बनाने में भी आपकी मदद करेगा। फाइनेंशियल स्टेट पढ़ने से आपको वो निवेश अवसर दिख जाएंगे जिन्हें औसत निवेशक चूक जाता है। औसत निवेशक खरीदने या बेचने के अवसर के रूप में
सिर्फ भाव देखता है। यदि आप निवेशक के रूप में दौलतमंद बनना चाहते हैं और अमीरों के निवेशों में निवेश करना चाहते हैं तो क्या आप व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपडेट रखने के इच्छुक हैं और नियमित रूप से अन्य फाइनेंशियल स्टेटमेंटों को पढ़ने का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? आपका जवाब जो भी हो मुझे बता देना। अमीर डैडी कहते हैं, जमीन हमेशा से राजाओं की संपत्ति रही है, आज ये सरकार की है। अगर आपको इस बारे में कोई शक है तो अपने प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना बंद कर दें और आपको पता चल जाएगा कि आपके मकान का असली मालिक कौन है, चाहे उस पर हाउस लोन हो या ना हो। प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने की वजह से टैक्स लाइन सर्टिफिकेट आते हैं। रिच डैड पुअर डैड में मैंने निवेशकों को टैक्स लाइन से मिलने वाले ऊंचे ब्याज के बारे में लिखा था। टैक्स लाइन सरकार का ये कहने का तरीका है, आप अपने अचल संपत्ति को नियंत्रित तो कर सकते हैं लेकिन इसके असली ओनर सरकार ही होगी। अमीर डैडी के लिए व्यवसाय और निवेश के संसार में सबसे जादुई शब्द था कैश फ्लो। वो कहते थे, जिस तरह मछुआरे को ज्वार भाटे पर नजर रखनी चाहिए उसी तरह निवेशक और व्यवसायी को कैश फ्लो के सूक्ष्म उतार चढ़ाव पर पैनी नजर रखनी चाहिए। व्यक्ति और व्यवसाय इसीलिए आर्थिक दृष्टि से संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि उनके पास कैश फ्लो का खराब नियंत्रण होता है। अमीर डैडी के पास औपचारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं थी लेकिन उनमें जटिल विषयों को इतना सरल बनाने की कला थी कि 9 साल का बच्चा भी उन्हें आराम से समझ जाए। मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने जब मुझे ये बातें समझाने शुरू की थी तब मेरी उम्र भी 9 साल की ही थी। मुझे स्वीकार करना होगा कि अमीर डैडी ने मेरे लिए जो सरल लकीरें खींची थी मैं उन सरल लाइनों से ज़्यादा आगे प्रगति नहीं कर पाया। मैं अब भी चीज़ों को सरल रखना पसंद करता हूँ। सबक नंबर 1, कैश फ्लो की दिशा ही ये तय करती है कि कोई चीज़ उस पल संपत्ति है या दायित्व। दूसरे शब्दों में, अगर आपका असल संपत्ति का दलाल आपके मकान को एक संपत्ति कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक संपत्ति है। अमीर डैडी की संपत्ति की परिभाषा है, संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। ऑथर कहते हैं, मेरे असल डैडी शिक्षा जगत में थे। ये एक ऐसा संसार था जहाँ गलतियों को बुरा माना जाता है और उनसे बचा जाता है। शिक्षा के संसार में जो व्यक्ति ज़्यादा गलतियाँ करता है उसे उतना ही कम समझदार माना जाता है। ऑथर कहते हैं, मेरे अमीर डैडी सड़कों से आए थे। गलतियों के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उनके लिए गलतियां कुछ नया सीखने का अवसर था, कुछ ऐसा जो वो पहले नहीं जानते थे। उनका मानना था कि कोई इंसान जितनी ज़्यादा गलतियां करता है वो उतना ही ज़्यादा सीखता है। अक्सर वो कहते थे, हर गलती में जादू छिपा होता है। मैं जितनी ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ और सीखने के लिए समय निकालता हूँ मेरे जीवन में उतना ही ज़्यादा जादू होता है। अमीर डैडी लगातार साइकिल चलाना सीखने के उदाहरण का इस्तेमाल करते थे ताकि गलतियों के भीतर छिपे जादू के विचार को स्पष्ट किया जा सके। वो कहते थे, बस इतना याद रखो कि साइकिल चलाना सीखने में तुमने कितना संघर्ष किया था और तुम कितने निराश हुए थे। तुम्हारे सभी दोस्त साइकिल चला रहे थे लेकिन तुम जैसे ही साइकिल पर चढ़ते थे तुरंत गिर जाते थे। तुम एक के बाद दूसरी गलती करते थे, फिर अचानक गिरना बंद हो गया। तुम पैडल मारने लगे, साइकिल लुढ़कने लगी और जादू की तरह एक बिल्कुल नया संसार तुम्हारी आंखों के सामने खुल गया। गलतियों में छुपा यही जादू होता है। अमीर डैडी कई कारणों से आर्थिक दृष्टि से बहुत सफल थे। सूची में सबसे ऊपर था गलतियां करने के प्रति उनका दृष्टिकोण। हम में से अधिकतर लोगों की तरह वो भी गलतियां करने से चिढ़ते थे लेकिन वो उन्हें करने से कभी नहीं डरते थे। वो गलती करने के लिए जोखिम ले लेते थे। वो कहते थे, आप जितना जानते हैं जब आप उसकी सरहदों पर पहुंच जाते हैं तो ये कुछ गलतियां करने का समय है। कई बार ऐसा हुआ कि उनका कोई व्यवसाय जमीन से उठ ही नहीं पाया, उनका सारा पैसा डूब गया। मैंने उन्हें नया प्रोडक्ट उतारते देखा लेकिन बाजार ने उसे नकार दिया। लेकिन हर बार जब भी वो कोई गलती करते थे वो निराश होने के बजाय अक्सर वो ज़्यादा खुश, ज़्यादा समझदार, ज़्यादा संकल्पवान और अनुभव से ज़्यादा अमीर भी दिखते थे। वो अपने बेटे और मुझसे कहते थे, हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हर बार जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं अपने बारे में कुछ सीखता हूँ, मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ। मैं अक्सर नए लोगों से मिलता हूँ जिनसे मैं इसके बिना कभी नहीं मिल पाता। मेरे गरीब डैडी स्कूल में उत्कृष्ट विद्यार्थी थे। वो शायद ही कभी गलतियां करते थे इसीलिए उन्हें बहुत ऊंचे ग्रेड्स मिलते थे। समस्या ये थी कि 52 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो इससे कभी नहीं उबर पाए। अमीर डैडी कहते हैं, व्यवसाय के असल संसार में सफल होने के लिए आपको स्कूल की समझदारी और सड़क की समझदारी दोनों की ही ज़रूरत होती है। तुम्हारे डैडी 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल हुए थे। चूंकि उनके ग्रेड अच्छे थे इसीलिए वो स्कूल में ही बने रहे और अंततः शिक्षण तंत्र के शिखर पर पहुंच गए। अब 52 साल की उम्र में वो सड़क पर आ गए हैं और सड़क बहुत कठोर शिक्षिका होती है।
स्कूल में आपको पहले सबक सिखाया जाता है, सड़क पर पहले आपको गलती दी जाती है और सबक खोजना आप पर निर्भर करता है। बेशर्त है आप उसे कभी खोज पाएं, क्योंकि अधिकतर लोगों को कभी नहीं सिखाया गया है कि गलतियां कैसे करनी है और उसे कैसे सीखना है। इसीलिए वो या तो गलतियों से पूरी तरह से बचते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती होती है, या फिर वो गलती तो करते हैं लेकिन उस गलती में छिपे सबक को कभी नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। उन्हें ये कभी नहीं सिखाया गया है कि गलतियों से कैसे सीखा जाए। स्कूल में अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आपको समझदार समझा जाता है। सड़क पर आप तभी समझदार होते हैं जब आप गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया था, मैं इतना अमीर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अधिकतर लोगों से ज़्यादा फाइनेंशियल मिस्टेक्स की हैं। हर बार जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। कारोबार जगत में कुछ नए को अक्सर अनुभव कहा जाता है, लेकिन अनुभव ही काफ़ी नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत अनुभव है क्योंकि वो वही गलती बार बार करते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गलती से सचमुच सीख जाता है तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है और वो समझदारी हासिल कर लेता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लोग अक्सर वित्तीय गलतियां करने से कतराते हैं और ये अपना आप में बहुत बड़ी गलती है। वो खुद से कहते रहते हैं, इससे सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम मत लो। लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने गलतियां तो कर दी लेकिन उनसे कोई सीख नहीं ली। गरीब लोगों की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, हर दिन उठो, काम पर जाओ, पुरानी गलती को दोहराओ और नई गलती से बचो, लेकिन वो कभी सबक नहीं खोज पाते हैं। ये लोग अक्सर खुद से कहते हैं, मैं हर चीज़ सही से कर रहा हूँ लेकिन किसी कारणवश मैं वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसी सोच पर अमीर डैडी कहते हैं, हो सकता है कि वो सभी सही चीज़ें कर रहे हो लेकिन समस्या ये है कि वो गलत चीज़ों से बच रहे हैं। गलत चीज़ें जैसे ज़्यादा जोखिम लेना और वो अपनी कमजोरियों का सामना करने के बजाय उनसे कतरा रहे हैं। वो उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं जिसे करने से उन्हें डर लगता है और वो चेतन रूप से जोखिम लेने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें गलती करने का डर है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा असफल व्यक्ति वही हैं जो कभी असफल नहीं हुए। अपने बेटे और मुझे गलतियों से बचने का निर्देश देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें गलती करने की कला सिखाई और इससे समझदारी हासिल करना सिखाया। ऐसे ही एक सबक के दौरान अमीर डैडी ने कहा था, जब आप गलती करते हैं तो उसके बाद जो पहली चीज़ होती है वो ये है कि आप गुस्सा हो जाते हैं। मैं जिस भी व्यक्ति को जानता हूँ वो हर व्यक्ति गुस्सा होता है, ये गलती की पहली निशानी है। अमीर डैडी ने कहा, गुस्सा होने वाले बिंदु पर आपको पता चलता है कि आप दरअसल कौन हैं। ऑथर कहते हैं, जब भी मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ निवेश बहुत खतरनाक है, या मैं अपने पैसों का जोखिम लेना पसंद नहीं करता हूँ, या अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं पैसा गंवा दूँ तो क्या होगा, मुझे अक्सर मेरे गरीब डैडी की याद आती है क्योंकि वो दरअसल ये कह रहे थे, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। उनके संसार यानी कि शिक्षा जगत में गलतियाँ करने वाले लोगों को मूर्ख माना जाता है। अमीर डैडी के संसार में जोखिम, गलतियां, असफलता मानव विकास के अभिन्न अंग हैं। इसीलिए जोखिम और गलतियों से बचने के बजाय उन्होंने उनको मैनेज करना सीखा। वो गलती को एक सबक मानते थे जिसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा था, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से के जरिए हमारी रचयता हमें ये बताता है कि हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। यह हमारे कंधे पर एक थपकी होती है जो कह रही है, ध्यान दो, तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण सीखना है। अगर तुम झूठ बोलते हो, दोष देते हो, औचित्यपूर्ण साबित करते हो या कहते हो कि तुम गुस्सा नहीं हो रहे हो तो तुम अपने गुस्से को जाया कर दोगे और समझदारी के मूल्यवान मोती को बर्बाद कर दोगे। अमीर डैडी ने यह भी कहा था, असफल लोग किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देते हैं। वो अक्सर चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति बदले, इसीलिए वो लंबे समय तक गुस्सा बने रहते हैं। वो गुस्सा इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत सबक नहीं सीखा। गुस्सा होने के बजाय इन लोगों को तो सामने वाले का एहसान मानना चाहिए कि वो उन्हें कुछ सिखा रहे हैं जो उन्हें सीखने की जरूरत है। अमीर डैडी कहते थे, लोग एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए ही होते हैं। समस्या ये है कि हम अक्सर ये बात नहीं जानते हैं कि हम कौन सा सबक सिखा रहे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति पर गुस्सा होना या उसके प्रति द्वेष रखना तो अपनी साइकिल पर गुस्सा होने जैसा है, क्योंकि तुम कुछ नया सीखने की कोशिश में एक दो बार गिर गए थे। जब बाजार ऊपर चढ़ता है तो जिन लोगों ने कभी निवेश नहीं किया वो बाजार में जाते हैं और निवेश करने लगते हैं। आप उनके मुँह से इस तरह की बातें सुनेंगे, मैंने बाजार में इतना सारा पैसा बना लिया और मैं शुरुआत में अंदर
अंदर आ गया और भाव 20% बढ़ गया। ये अक्सर नए निवेशकों के उत्साही शब्द होते हैं, ऐसे निवेशक जिन्होंने नीचे जाते बाजार में कभी पैसे नहीं गंवाए। जब बाजार नीचे जाता है तो यही नए निवेशक पाएंगे कि बाजार में गलती करने पर कैसा महसूस होता है। तभी आपको नजर आएगा कि असल निवेशक कौन है। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, आपका निवेश कितना ऊपर जाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि ये कितना नीचे गिर सकता है। असल निवेशक को मुनाफा लेने के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए, लेकिन अगर शेयर बाजार में मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं तो आपको सबक सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बाजार आपको जो सबसे अच्छी चीज़ सिखा सकता है वो ये है कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीखें। ऑथर कहते हैं, मुझे अपने अमीर डैडी के ये शब्द याद हैं। उन्होंने कहा था, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा इसलिए है क्योंकि मैं अधिकतर लोगों से ज़्यादा गलतियाँ करने और उनसे ज़्यादा सीखने के लिए इच्छुक रहता हूँ। अधिकतर लोगों ने कभी पर्याप्त गलतियाँ ही नहीं की, वो वही गलतियाँ बार बार दोहराते रहते हैं। गलतियाँ करने और सीखने के बिना जीवन में कोई भी जादू नहीं है।